तो वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने बोर मॉडल के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग बोर मॉडल के कुछ ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चाहे आप स्कूल का एग्जाम ले लीजिए और चाहे आप कॉम्पिटिशन एग्जाम लीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम से मिलते ही मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिनसे जो है आप अपने जो एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, उसमें जो है बूस्ट अप कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखेगा। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में आपको दिख रहा है, बोहर मॉडल मुख्यतः किस परमाणु पर लागू होता है। तो हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि जो बोहर मॉडल होता है वो हाइड्रोजन पर, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु पर ही लागू होता है। तो जिसमें इसका आंसर आएगा, डायरेक्ट इसका आंसर है आपका हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है। तो आप बोल सकते हैं कि जो बोहर मॉडल होता है वो आपका, बोहर मॉडल जो होता है वो आपके हाइड्रोजन पर क्या करता है, हाइड्रोजन पर लागू होता है। तो आप आंख बंद करके ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे, जो एक बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यह ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार की कक्षा में घूमता है। तो कल हमने आपसे बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, ना तो वो इलिप्टिकल यानी कि दीर्घवृत्ताकार या अनियमित यानी कि कभी किसी भी आकार की कक्षा में या सीधी रेखा में कभी नहीं घूमता। केवल जो है इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमता है, इलेक्ट्रॉन केवल वृत्ताकार। आपने पढ़ा भी होगा, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा इस प्रकार से घूमते हैं। अगर यहाँ पे आपका नाभिक है जहाँ पे आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये इनके चारों ओर इस कक्षा में घूमेगा। तो उसका जो आंसर है वृत्ताकार, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है ना हमारा, वो एक बिल्कुल सही जवाब है। बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। तो इसको नोट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोणीय संवेग का क्वांटीकरण सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोणीय संवेग का क्वांटीकरण सूत्र क्या होता है। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो होता है NVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ना, MVR बराबर NH अपॉन 2 पाई, यही आपका कोणीय संवेग के क्वांटीकरण का सूत्र होता है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। इसको भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। डायरेक्ट इसमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले में। आपको M दे रखा होगा, V दे रखा होगा, R पूछ लेगा, N दे रखा होगा, क्वांटीकरण कक्षा दे रखी होगी, S दे रखा होगा, और 2 पाई तो कॉन्स्टेंट ही होता है, ठीक है ना। तो आपके पास कोई भी टर्म से चाहे तो आप M निकालें, चाहे V निकालें, चाहे R निकालें, चाहे आप लोग N निकालें, H अपॉन 2 पाई तो कांस्टेंट है, वो नियतांक होगा, उसका तो फिक्स वैल्यू होती है। तो आपने याद रखना है कि जो संवेग का क्वांटीकरण सूत्र होता है वो आपका MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, यदि n बराबर एक कक्षा है, n बराबर एक कक्षा क्या कहलाती है। देखो आपने अभी हमने आपको क्वांटीकरण के बारे में बताया, तो n बराबर एक कक्षा क्या होती है। तो उसका जवाब है के शेल, ठीक है ना। n बराबर एक, अगर हमारे पास कक्षा एक है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूवमेंट करेगा, तो के शेल पे मूवमेंट करेगा, ठीक है ना। ये हमारे स्टेप से हो गया ना। ये आपका नाभिक है, तो n बराबर एक है तो ये आपका यहाँ पे लाइज करेगा, ठीक है ना। तो इसको अपन लोग के शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, के शेल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी के शेल एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, ऊर्जा उत्सर्जन कब होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन कब होता है, निम्न से उच्च की ओर, उच्च से निम्न की ओर, स्थिर कक्षा में या नाभिक में। तो आपने याद रखना है, जो ऊर्जा है, ऊर्जा हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर चलती है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर चलती है, ठीक है। एक एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे आप लोगों, सपोज सर्दियों की बात करो, मैं देखो ऊष्मा की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, ऊर्जा की बात नहीं करो, ऊष्मा की बात करो। ऊष्मा भी एक ऊर्जा ही है। जैसे हमारे सर्दियों में एक हाथ हमने पॉकेट में रखा, एक हाथ हमारा बाहर, तो ये हाथ हमारा ठंडा, ये हाथ हमारा गर्म है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, दोनों को रब करेंगे। तो रब करने पे क्या होगा, जब हम हाथ रगड़ते हैं तो जो हाथ गर्म होता है उसकी ऊष्मा जो है ठंडे हाथ की ओर जाना शुरू हो जाती है, और ये तब तक जाएगी जब तक दोनों हाथों का टेम्परेचर जो है इक्वल ना हो जाए, दोनों का जो तापमान है इक्वल ना हो जाए। यानी कि
उच्च से निम्न की ओर जाएगी। तो आपको ध्यान होगा कभी भी अगर एक हाथ गर्म है एक हाथ ठंडा है तो गर्म हाथ को अगर आप रब करेंगे ठंडे पे तो दोनों हाथ गर्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा किसी भी रूप में हो हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर जाती है। तो याद रखना है आपने कि ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता है वो उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो एक बिल्कुल सही उत्तर है। इसको नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छठवां। क्वेश्चन नंबर छठवां क्या कह रहा है, ऊर्जा अवशोषण कब होता है? ऊर्जा का अवशोषण कब होता है? उच्च से निम्न की ओर, नाभिक में, निम्न से उच्च की ओर या स्थिर अवस्था में। तो याद रखना है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, उत्सर्जन कब होता है और यहाँ पे क्या है, अवशोषण कब होता है। तो दोनों उल्टे होते हैं। जब हमारा उत्सर्जन होगा तो उच्च से निम्न की ओर होगा, और जब अवशोषण होगा तो हमेशा निम्न से उच्च की ओर, यानी कि जो निम्न स्तर होगा ऊर्जा का वहां से उच्च स्तर की ओर ऊर्जा का अवशोषण होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ऊर्जा का जो अवशोषण होता है वो निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की ओर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ऊर्जा स्तर की ऊर्जा अल्फा होती है। ऊर्जा स्तर की ऊर्जा अल्फा होती है, तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला आपका सही है? ए बराबर एन स्क्वायर, या ए बराबर 1/n, या ए बराबर 1/n स्क्वायर, या एन। तो आपको ध्यान होगा कि जो ऊर्जा होती है ये प्रोपोर्शनल होता है 1/n स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ई प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी लगा लो आप, लेट्स सी आपने यहाँ पे के लगा दिया। तो इसका जो आंसर है ऊर्जा का जो अल्फा स्तर होता है वो 1/n स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसमें से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएगा, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, बोहर मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित है? जो बोहर का मॉडल है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पहला आपको देगा ऊष्मागतिकी, क्वांटम, सापेक्ष और न्यूटन। तो आपने ध्यान देना है, कल भी हमने क्लास में बताया था कि जो हमारा बोहर का मॉडल होता है वो क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो है क्वांटम सिद्धांत। ठीक है ना, तो जो क्वांटम का मेथड है इस पर डिपेंड है बोहर का मॉडल। तो इसको जिससे उत्तर आएगा वो आएगा क्वांटम। ये प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, याद रखना है। प्लांक ने ही इसको डेवलप किया था, प्लांक ने ही जो है इसकी बात की थी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या किसने की थी? हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम है इसकी व्याख्या किसने की थी? रदरफोर्ड, थॉमसन, डाल्टन या बोहर। तो देखिए रदरफोर्ड, थॉमसन, डाल्टन ये तीन तो जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो है खोज करता थे। तो जो बोहर है, जो चौथे साइंटिस्ट हैं, चौथे वैज्ञानिक है बोहर, इन्होंने जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, बोहर। ठीक है ना, आप जानते हैं रदरफोर्ड, थॉमसन और डाल्टन तीन वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है अलग अलग डेवलपमेंट किया था, अलग अलग चीजें खोजी थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स वगैरह। बट जो बोहर थे हमारे, इन बोहर ने जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, ग्राउंड स्टेट एन क्या होता है? तो ग्राउंड स्टेट यानी कि स्टार्टिंग कहां से होता है? तो आप जानते हैं कि जो ग्राउंड स्टेट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 से कभी स्टार्ट नहीं होती। कोई भी कक्षा 0 से स्टार्ट नहीं होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी है, बी बराबर 1। तो आप लिखेंगे कि ग्राउंड स्टेट एन बराबर 1 के लिए सही है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों बिल्कुल एक सही जवाब है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन 11वां कह रहा है, बोहर मॉडल की एक सीमा क्या है? जो बोहर का मॉडल है उसकी सीमा क्या है? पहला ऑप्शन है केवल एक इलेक्ट्रॉन परमाणु पर लागू, सभी परमाणुओं पर लागू है, नाभिक नहीं मानता, या इलेक्ट्रॉन नहीं मानता। तो आपको पता है कि जो बोहर का मॉडल है वो क्या है, बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए पूर्णतः सफल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा,
केवल एक इलेक्ट्रॉन के, जो बोर की थ्योरी है ना उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, उसने एक ही इलेक्ट्रॉन पे बोला है। तो इसका जो आंसर है वो है केवल एक इलेक्ट्रॉन परमाणु पर ये लागू होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, बोहर मॉडल की एक सीमा क्या है? बोहर मॉडल की सीमा क्या है? तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। केवल एक इलेक्ट्रॉन परमाणु पर लागू, सभी परमाणुओं पर लागू, नाभिक नहीं मानता या इलेक्ट्रॉन नहीं मानता। तो आपको याद होगा कि सभी परमाणुओं पर लागू है, क्योंकि बोहर मॉडल बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए पूर्णतः सफल नहीं है। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो एक बिल्कुल सही जवाब। इसको नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? बोर मॉडल की एक सीमा क्या है, यानी कि बोर मॉडल की जो बाउंड्री है वो क्या है? तो क्या कह रहा है? केवल एक इलेक्ट्रॉन परमाणु पर लागू, सभी परमाणुओं पर लागू, नाभिक नहीं मानता, इलेक्ट्रॉन नहीं मानता। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जो है ना, एक बिल्कुल सही जवाब है, नाभिक नहीं मानता। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन तो मानता बट नाभिक नहीं मानता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एक सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बोर मॉडल की एक सीमा है, ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन नहीं मानता। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, बोर मॉडल की एक सीमा क्या है? तो आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन परमाणु पर लागू है, सभी परमाणुओं पर लागू है, नाभिक नहीं मानता या इलेक्ट्रॉन नहीं मानता। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, इलेक्ट्रॉन नहीं मानता है। ठीक है, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बोर मॉडल की एक सीमा क्या है? तो ऑप्शन बी है सभी परमाणुओं पर लागू। तो सभी परमाणु, जितने भी हमारे परमाणु होते हैं ना, सभी परमाणुओं पर ये लागू होता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है, केवल एक इलेक्ट्रॉन परमाणु पर लागू, सभी परमाणुओं पर लागू, नाभिक नहीं मानता या जो है इलेक्ट्रॉन नहीं मानता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन नहीं मानता है। तो आप ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे, एक बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन नोट कीजिएगा। ये बोल रहा है जो हमारी नाभिक होती है ना, नाभिक का आकार क्या होता है? तो याद रखिएगा आपके पास नाभिक का आकार जो होता है ना, हमेशा वो 10 की घात -15 मीटर होता है। तो याद रखना है, जो नाभिक का जो आकार होता है, जो नाभिक होती है वो 10 की घात -15 मीटर होता है। तो सही जवाब है इसका 10 की घात -15 मीटर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बोलता है क्या कि द्रव्यमान दोष किससे संबंधित है? क्या कह रहा है? क्वेश्चन है आपके पास है, द्रव्यमान दोष किससे संबंधित है? ठीक है, द्रव्यमान दोष किससे संबंधित है, ये आपके पास प्रश्न पूछा जा रहा है। और ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और आपसे बोल रहा है कि द्रव्यमान दोष किससे संबंधित है। तो आपने जो है बंधन ऊर्जा, आपने पढ़ा होगा कि जो द्रव्यमान दोष होता है हमेशा बंधन ऊर्जा, जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, बंधन ऊर्जा जिसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, उससे संबंधित होगा। ठीक है ना, तो याद रखना आपने, जो द्रव्यमान दोष होता है वो हमेशा बाइंडिंग एनर्जी यानी कि द्रव्यमान दोष जो है बाइंडिंग एनर्जी यानी कि बंधन ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, नोट कीजिए इसे। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ रहा है कि बंधन ऊर्जा, जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, बंधन ऊर्जा, क्या बोल रहा है? बाइंडिंग एनर्जी यानी कि जो बंधन ऊर्जा है हमारी, ये कैसे उत्पन्न होती है? ये कैसे उत्पन्न होती है? कैसे उत्पन्न होती है? ठीक है, बंधन ऊर्जा जिसको आप लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, ये कैसे उत्पन्न होती है?
इसके बारे में बताना है। तो देखो, जो बाइंडिंग एनर्जी यानी कि जो बंधन ऊर्जा होती है वो न्यूक्लियर फोर्स के कारण यानी कि नाभिकीय बल के कारण, जो बंधन ऊर्जा है वो हमारी नाभिकीय बल यानी कि बाइंडिंग नहीं, न्यूक्लियस फोर्स के कारण होता है, यानी कि नाभिकीय बल के कारण होता है। न्यूक्लियस फोर्स के कारण हम लोग क्या करते हैं, बंधन ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। बंधन ऊर्जा की उत्पत्ति होती है जब नाभिकीय बल होगा, तो उस बल के कारण जो है बंधन ऊर्जा यानी कि बाइंडिंग एनर्जी बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंधन ऊर्जा की इकाई क्या होगी। अब देखो, बात ये ऊर्जा की कर रहा है ना, क्या कह रहा है, जो हमारी बंधन ऊर्जा होती है, बंधन ऊर्जा की इकाई क्या होती है। तो आपने याद रखना है कि बंधन ऊर्जा की इकाई हमेशा जूल होती है। क्या होती है, बंधन इकाई की जो हमारी ऊर्जा की इकाई हमेशा जूल होगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आपको चाहे यूनिट का पता होना चाहिए, यूनिट पूछ लेगा, या आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा, या डायरेक्ट आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो बंधन ऊर्जा है उसकी इकाई यानी कि उसकी जो इकाई क्या होती है। जैसे आप जानते हैं लेंथ की मीटर हो गई, टाइम की सेकंड हो गई, और वेट की किलोग्राम ग्राम हो गई, वैसे बंधन ऊर्जा की जूल होती है। इसका जो ऑप्शन है जूल बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है नाभिकीय विखंडन का कोई एग्जाम्पल दीजिए। नाभिकीय विखंडन का कोई एग्जाम्पल देना है हमें। ठीक है ना, तो नाभिकीय विखंडन का सबसे जो एग्जाम्पल है, सबसे सॉलिड एग्जाम्पल है वो है परमाणु बम। ठीक है, परमाणु बम ये जो है नाभिकीय विखंडन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आपने सुना होगा कि जापान नागासाकी और हिरोशिमा में अभी भी जो है बच्चे, जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो अपंग पैदा होते हैं। मतलब बॉडी के किसी न किसी पार्ट में कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं, किसी का एक कान नहीं, किसी की एक नाक नहीं, है ना। तो ये सब क्या है, ये देखो, जब अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम यानी कि एटम बम डाला था, तो उसके साइड इफेक्ट देखो, बम कब डाला था, बहुत पहले डाला था, उसके साइड इफेक्ट अभी तक है। क्यों है, क्योंकि नाभिकीय विखंडन हो रहा है। परमाणु बम में क्या है, देखो ये अभी चलता रहेगा। मैंने आपसे कल बताया था कि रोज टूट रहा है, जैसे सनलाइट की बात कर रहा हूं मैं, सूर्य की लाइट की बात कर रहा हूं, तो रोज जो है विखंडन हो रहा है, रोज टूट रही है, एनर्जी बन रही है, फिर विखंडन हो रहा है, फिर टूट रहा है, फिर एनर्जी बन रही है। तो ये कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है, लगातार चलेगा ये प्रोसेस। तो इसीलिए जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या है, नाभिकीय विखंडन का परमाणु बम। परमाणु बम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है किसका, नाभिकीय विखंडन का। नोट कर लीजिए इसे। अगला है आपके पास नाभिकीय बल, नाभिकीय बल क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है नाभिकीय बल होता है, क्या होता है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल कहाँ होता है, तो नाभिकीय बल हमेशा अल्प दूरी यानी कि जो सबसे छोटी दूरी होगी, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, वहां पे आपका जो है क्या होगा, ये नाभिकीय बल। कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तो डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, अल्प दूरी पर आपका नाभिकीय बल होता है। तो याद रखना है, जो भी हमारा न्यूक्लियर फोर्स होगा वो हमेशा अल्प दूरी पर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास, आइंस्टीन का एनर्जी सूत्र क्या है, यानी आइंस्टीन का जो ऊर्जा सूत्र है, क्या कह रहा है, जो आइंस्टीन है उसका ऊर्जा का सूत्र क्या है। तो E बराबर एम सी स्क्वायर, जहां पे एम हमारा द्रव्यमान है और सी हमारी प्रकाश से दूरी है। E बराबर एम सी स्क्वायर जो है आइंस्टीन का ऊर्जा का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी
के जो क्वेश्चन है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।